हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 1.11.3। देखिए एग्जांपल अभी तक हमने दो एग्जांपल किए, उनसे डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कांसेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए क्या कहता है एग्जांपल, पहले समझते हैं। तो देखिए हमारा एग्जांपल क्या है, पहले उसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए गणित आप सिद्ध कीजिए कि 9n-8n-1 ये आपको दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 64 से विभाज्य है। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। भैया जो अपनी यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन समझो तो क्या दे रखा है आपको। 9n-8n-1 ये कह रहा है आपने ये जो दे रखा है मैंने, अगर आप n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ जो n दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू आप 2 लो या 2 से बड़ी लो। अगर 2 या 2 से बड़ी लोगे तो इसे सब सोल्व करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, वो रिजल्ट 64 से डिवाइडेबल होगा। मतलब आप ये सोल्व करोगे तो कोई भी रिजल्ट आए, मान सोल्व करने में कोई ना कोई नंबर तो आएगा, वो नंबर 64 से डिवाइडेबल होगा। ये इसने कहा है, ये आपको प्रूफ करना है, ये हमारा है। देखिए कोई भी नंबर, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कोई नंबर 8 से विभाज्य है, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसका मीनिंग क्या है, जब उस नंबर का फैक्टर करोगे तो उस फैक्टर में 8 जरूर होगा। कहने का मीनिंग क्या है, एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 72। 72 क्या होता है भैया, 8 9 72 होता है। क्या 72 8 से डिवाइडेबल है? बिल्कुल है, मैंने यही तो बोला। अगर कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा कब, यदि उसके बाहर मल्टीपल में हमें 8 मिल जाए। इसी तरीके से हम करने क्या वाले इस क्वेश्चन में, देखिए हमें 64 से डिवाइडेबल चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो भी नंबर है वो 64 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि देखिए हमें क्या चाहिए, कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाए, बस उसके बाहर हमें 64 चाहिए। अगर बाहर 64 है तो 64 से डिवाइड होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है तो बाहर क्या होना चाहिए, उसके 8 होना चाहिए, अंदर चाहे कुछ भी हो। इस आप देखो एक और नंबर लिख सकते हो, क्या मैंने लिखा 32। 32 के फैक्टर करोगे तो कितना होता है, 8 × 4। तो ये नंबर बाहर 8 आना चाहिए। बस हमारा मेन फैक्टर क्या है कि बाहर 8 आना चाहिए। वैसे हम बाहर क्या लाएंगे, 64 लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो जैसे जब मानते कि माना हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से हो चुका है। माना, मान लिया जो भी आपको दे रखा है उसे Pn इजिकल टू माना। Pn इजिकल टू हमने माना क्या है, 9 × 8 - 8n - 1, इसे दिए के बाद नंबर 1, ये हमने मान के रखा। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अभी तक हम n इजिकल टू 1 के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू 1 नहीं 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला स्टेप, यदि n इजिकल टू 2 हो तो, वे 2 हो तो आप क्या करोगे, मैं समीकरण नंबर 1 से, अगर n की वैल्यू 2 है तो p 2 हो जाएगा, इजिकल टू 9, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, -2 -8। देखो एक बार सोल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81, 8 दूनी 16, -1 हो गया, कितना बचेगा यहाँ देखो, 16 और 1 17, 81 में 17 गया तो अब कितना बचेगा, 64। अब देखिए हमारे पास जब हमने सोल्व किया तो नंबर क्या है, 64। क्या 64 से डिवाइड होता है? बिल्कुल 64 से डिवाइड होता है। तो हम लिख देंगे अतः दिया गया कथन n इजिकल टू 2 के लिए सत्य है। वापिस समझिए, देखिए मैं प्रूफ क्या करना है, आप अगेन समझा रहा हूँ। पहले हम लेके चलते थे n इजिकल टू 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे n इजिकल टू 1 क्यों नहीं लेके चलते, क्योंकि हमें तो कंडीशन दे रखी है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी या 2 के बराबर होनी चाहिए। यानी मिनिमम नंबर ही कितना उठा सकते हो आप, 2 उठा सकते हो। हमने 2 को उठाया। यदि n इजिकल टू 2 हो तो समीकरण 1 से हमने क्या बोला भैया, ये हमारे पास p n की जगह 2 रख दिया। देखिए 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, 8 दूनी 16, माइनस का 1, 16 और 1 कितने हो जाएंगे, 17, 81 में से 17 गए तो 64। आप 64 देखो, यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये नहीं करना, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो सोल्व करने पर आए वो प्रत्येक n इज ग्रेटर देन 2 के लिए जो भी इसको सोल्व करने पर जो भी आए ना, वो 64 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन सत्य होगा, नहीं हो रहा तो हमारा क्वेश्चन सत्य नहीं होगा। 64 आया, हम जानते 64 में 64 से डिवाइड होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा, अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। ये होगा इसका फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे भैया, n इज इक्वल टू m के लिए सत्य लेके चलते थे। तो माना, वही लिखेंगे, माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू m के लिए सत्य है। अब यह समझिए, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, n इज इक्वल टू m के लिए सत्य लेके चलते थे, लेकिन वहां हम क्या करते थे, LHS और RHS में क्या करते थे, बराबर करते थे। यहाँ LHS RHS हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे भैया, दिया गया कथन n इज इक्वल टू m के लिए सत्य है, अर्थात भैया इसका मीनिंग क्या हुआ वो भी समझा दो। अर्थात Pn, n की जगह क्या रखोगे, m, Pm हो गया, अर्थात यहाँ लिख देता हूँ मैं, अर्थात Pn की जगह क्या रखोगे, m इज इक्वल टू 9 रेज़ टू द पावर m माइनस 8m माइनस 1। जहां जहां n है वहां वहां क्या रखोगे, m। सत्य होने का मतलब है ये 64 से क्या होगा, ये विभाज्य है। इसका मीनिंग समझ में आया
कि ये सत्य होने का मतलब क्या है कि जब भी आप इसे सोल्व करोगे तो ये सोल्व करने पर 64 से विभाज्य होगा। अभी 64 से विभाज्य होगा तो मैंने मान लिया भैया क्या कि जब आप इसे सोल्व करते हो तो नंबर जो आता है ना वो आएगा वही 64 इंटू एल्फा। क्या आएगा 64 मल्टीप्लाई एल्फा। जब m हमारे पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे 2 को सोल्व किया वैसे कुछ भी आए, जैसे 2 को सोल्व या 2 करोगे तो और भी कुछ आएगा, वैसे कुछ भी आए तो मैंने मान लिया जब ये 64 से डिवाइडेबल है। सत्य होने का मीनिंग क्या है वापस समझिए। सत्य होने का मीनिंग क्या है कि 64 से डिवाइड होता है। 64 से डिवाइड होने का मीनिंग क्या है कि इसके बाहर 64 आएगा चाहे अंदर कोई भी कांस्टेंट ही आए। मान लीजिए कोई भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए हम 72 लेके चले थे, 72 में कोई वैल्यू है लेकिन बाहर तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 9 लिखा था। अगर मैं इसे 8 से डिवाइड मानूं तो देखिए ये मेरा 8 हो गया। इस वाली क्वांटिटी को मैंने क्या मान लिया अल्फा। वैसे मैंने क्या इसको सोल्व करोगे तो कुछ भी आएगा तो कुछ को तो मैंने कुछ भी आया उसको तो अल्फा माना। हाँ लेकिन उसके साथ मल्टीपल में से क्या रहेगा 64 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है कि 64 से विभाज्य है। इसका मीनिंग क्या है? इसके फैक्टर में 64 कहीं ना कहीं तो मिले ही मिलेगा। जहां पे हम लिख देते हैं जहां जो भी आप ऐसा लिखते हो बिलोंग्स टू कहां से आ रहा है भाई नेचुरल नंबर से हमारे पास आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर है। अब स्टेप नंबर 3 हम क्या प्रूफ करते थे भाई n इक्वल टू m के लिए, तो हम लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन n इक्वल टू m+1 के लिए सत्य है। अर्थात अब देखिए यहाँ हम क्या प्रूफ करने वाले, अर्थात यहाँ प्रूफ करने वाले कि 9^m+1 माइनस 8m+1 जो पावर देखो n इक्वल टू m+1 रख दिया मैंने। देखिए n की जगह m+1 रखा -1। ये क्या है भैया 64 से विभाज्य है। अगेन समझिए मैंने क्या लिखा, वापस देखिए स्टेप नंबर 3 में हमने क्या लिखा कि अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया गया कथन जो भी ये स्टेटमेंट दे रखा है ना आपको वो n इक्वल टू m+1 के लिए सत्य है। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे n इक्वल टू m+1 के लिए सत्य होने का मीनिंग क्या है कि भैया ये जो लिखोगे ना अब यहाँ n की जगह m+1 रखोगे तब इसे सोल्व करोगे तो इसका रिजल्ट जो भी आए वो 64 से डिवाइड होना चाहिए। ये हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। अतः हमारे पास ये लिखा हुआ है 9m+1 और यहाँ 8m+1। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो है ना वो 64 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये एक्चुअली मुझे प्रूफ क्या करना है कि इसे सोल्व करूं, कैसे भी सोल्व करके इसके बाहर अगर फैक्टर में 64 मिल जाए तो 64 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा कि इसे सोल्व करने के बाद हमें इसके बाहर कहीं ना कहीं 64 दिखाना होगा। तो देखिए सोल्व करते कैसे 64 दिखाएंगे, वहां पे देखिए सोल्व करते एक बार इसको। तो देखिए 9^m आपके पास एज इट इज रहा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 8m माइनस का 8 माइनस का 1। आगे चलिए 9^m+1 हमारे पास है माइनस 8m। देखिए 8 रेग 9 माइनस का 9 हो गया। उसके बाद देखिए 9^m+1 मैं इसे लिख सकता हूँ 9^m डॉट 9^1। देखिए घात सॉरी आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, उसी नियम से हमने इसको ब्रेक करके लिखा माइनस 8m माइनस 9। अब देखिए उसके बाद आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए इसे इसलिए लिखा कि ये जो दे रखा है ना आपका ये सत्य है हमारे पास, इसकी अब से हम यहाँ से इसकी वैल्यू रखने वाले हैं। तो देखिए अब देखिए जब हमने सेकंड स्टेप में n इक्वल टू हम रखा था तब हमने क्या बोला था ये सत्य है मतलब 64 से डिवाइड है, ये हम लेके चले थे। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ इसकी वैल्यू देखिए 9m की वैल्यू निकालते हैं। तो 64 अल्फा ये इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का और ये इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का, इसे दे दिए इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे समीकरण से वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 9m की जगह हम ये रखेंगे तो देखिए 9 तो हमारे पास एज इट इज, यहाँ क्या रहा 64 अल्फा प्लस 8m प्लस 1 हमारे पास रहा और यहाँ से क्या है माइनस का 8m, यहाँ से क्या है माइनस का 8। यहाँ लिख देंगे मैं किससे लिखा समीकरण 1 से, ये हमारे पास आया। इसके बाद देखिए इसे हटा देते हैं। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। मैंने से 9 का मल्टीप्लाई 8 से कितना हो गया 72 और 9 बन जा 9। यहाँ क्या है माइनस का 8m और माइनस का 9। देखिए प्लस के 9 से माइनस का 9 कैंसिल हुआ। उसके बाद देखो 9 मल्टीप्लाई 64 अल्फा प्लस 72 में से 8 गया कितना बचा 64m, यही बचा। दोनों में से क्या 64 कॉमन ले सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ 64 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 9 अल्फा प्लस यहाँ से 64 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा m। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये इक्वल में चल रहा है 64 हमने कॉमन ले लिया। अब 64 के साथ इस पूरी क्वांटिटी को मैं ऐसे लिखा मैंने म्यू,
या आप मान सकते म्यू मान लो, या मैंने माना p, जहां p बराबर क्या है 9 अल्फा प्लस m, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए इसके बाद 64 आ रहा है और 64 कुछ भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, जैसे मैंने बताया था कि बाहर हमें फैक्टर में 64 लाना है, 64 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, क्या ये नंबर 64 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा, ये डिवाइड 64 से होगा, यानी हम कह सकते हैं ये वाला क्या है 64 से विभाज्य है। हमने लिख दिया कि ये वाला क्या है 64 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है कि दिया गया कथन n = m+1 के लिए सत्य है। अतः लिख देंगे, अतः आप लिख देना, अतः आप लिख सकते हो लास्ट में, अतः गणितीय आगम सिद्धांत से दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, और यही हमें प्रूफ करना था।